स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल पर। और आज के आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है भारतीय इतिहास का, संबंधित है एनसीईआरटी 12 क्लास से। इसका भाग 1 मैं लेकर आई हूँ। एनसीईआरटी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पहले भी था, आज भी है, और इसकी उपयोगिता और इसका इम्पोर्टेंस और इसलिए बढ़ गया है क्योंकि अभी जो परीक्षाएं कंडक्ट हो रही हैं, चाहे वो झारखंड का पीजीटी हो या फिर वो आपका केवीएस का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है पिछला, और बीपीएससी जो शिक्षक से संबंधित परीक्षाएं हुई हैं, तो उसमें एनसीईआरटी से संबंधित एनसीईआरटी का कोटेशन उठा करके ही सवालों को बनाया गया है। और 70 से 80% जो है इन्हीं किताबों से प्रश्न को लिया गया है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। इसकी उपयोगिता को देखते हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर हम दृष्टिकोण डालेंगे। चलिए, एनसीईआरटी 12 क्लास जो है उसका पार्ट 1 जो बुक होता है उसका 3 भाग है। उसका पार्ट 1 बुक का जो पहला जो आपका पेज शुरू होगा उसमें जो है बातें बताई गई हैं, उसमें है महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो है आपका ये जानना कि बीसी, एडी, सीई, बीसीई, इसका जो है आपको फुल फॉर्म जानना ज़रूरी होगा। जैसे कि बीसी के बारे में ये पहले भी उपयोग होता था और बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं, और इतिहास के जो नए विद्यार्थी हैं वो लोग नहीं जानते हैं। तो जान ले कि बीसी मीन्स होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि इतिहास की पुस्तकों को जो डेट दे करके हम लोग पढ़ते हैं कि ये कहानी कब की है, या ईसा से पहले की है, ईसा की पैदाइश से पहले की होती है, तो उसको बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। और एडी का जो मतलब होता है वो है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी मीन्स ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। ये कहानी हो जाती है आपकी कि इतिहास के संबंधित जो भी तथ्य हम पढ़ रहे हैं वो ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से शुरू हुआ है या उसके बाद से है। अच्छा, अब क्या है कि अब ये बीसी और एडी को छोड़ करके अब इतिहास की पुस्तकों में हमें देखने को मिलता है सीई मतलब कॉमन एरा। कॉमन एरा, एडी की जगह पर सीई का प्रयोग अब होने लगा है। कॉमन एरा मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से उसको माना जाता है कि वो उस काल से संबंधित है, तो कॉमन एरा है। और उसी के स्थान पर अब बीसीई का भी उपयोग होने लगा है, जिसका अर्थ होता है बिफोर कॉमन एरा। तो एनसीईआरटी की जो पुस्तकों से जो महत्वपूर्ण जो तथ्य है उसके छोटे छोटे वीडियो को मैं अपलोड करूंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो आइए नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। हाँ, तो इसमें जो जानने वाली बात है कि आरंभिक और विकसित संस्कृतियाँ सिंध एवं चोलिस्तान के बारे में है कि सिंधु काल की जो बस्तियां जो मिली है उत्खननकर्ताओं को, इतिहासक को, तो उसमें जो है वो आरंभिक बस्तियों में सिंध में कितने हैं, और चोलिस्तान कहते हैं वो पाकिस्तान के रेगिस्तानी इलाकों को। थार का रेगिस्तान जो कि इंडिया में पड़ता है और पाकिस्तान का रेगिस्तान, दोनों को मिला के चोलिस्तान कहा जाता है। तो इसमें जो है बस्तियों की कुल संख्या कितनी है? बस्तियों की कुल संख्या सिंध में 100 और चोलिस्तान में कितनी है? वो है सिंध में 106 है और चोलिस्तान में है 239। और उसके बाद अब आते हैं कि आरंभिक, ये टोटल संख्या है 106 सिंध में और चोलिस्तान में 239। तो आरंभिक हड़प्पा स्थल सिंध में कितनी थी और चोलिस्तान में कितनी थी? आरंभिक हड़प्पा स्थल जो थी सिंध में थी 52, सिंध में 52 और चोलिस्तान में थी 37। उसके बाद आता है काल हड़प्पा या सिंध का काल जो आता है वो आता है विकसित हड़प्पा स्थल, जो कि परिपक्व अवस्था में थी। तो उसमें सिंध में आते थे 65 बस्तियाँ। कितने? 65 बस्तियाँ आपका सिंध में,
और 136 बस्ती आपके चोलिस्तान में। उसके बाद नए विकसित स्थल के बाद जो नया विकसित स्थल मिला है वो आपका सिंध में आया है 43 और चोलिस्तान में 132। उसके बाद इन सारे स्थानों के बाद आप ये देखते हैं कि जो स्थान को छोड़ दिया गया, मतलब उसको छोड़कर लोग आगे बढ़ गए, नए बस्तियों की ओर बढ़ गए, तो वो आपके ऐसे जो बस्तियां थे वो सिंध में था आपका 29 और चोलिस्तान में 33। तो ये संख्या जो है, इन संख्याओं को याद रखना ज़रूरी है क्योंकि इनसे भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। ये काल रेखा है, ये सीधे आपकी पुस्तक से उठाकर आपको दिया जा रहा है ताकि आप जो है इनको याद कर लें, क्योंकि अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये निम्न पूरा पाषाण या मध्य पूरा पाषाण या उच्च पूरा पाषाण का काल कौन सा। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग देखने को मिलता है। चूँकि एनसीईआरटी को जो है प्रमाणिक माना जाता है, तो इसके अनुसार डेट को याद रखने से आपके उत्तर परीक्षा में भी सही होंगे। तो ये है निम्न पूरा पाषाण का काल। क्या माना जाता है? 20 लाख वर्ष वर्तमान से पूर्व, आज से पहले 20 लाख पहले को निम्न पूरा पाषाण का काल माना जाता है। उसी तरह से मध्य पूरा पाषाण काल का काल क्या माना जाता है? यह है 80,000। कितना है? 80,000। वर्तमान से 80,000 पीछे जाएंगे तो ये मध्य पूरा पाषाण का काल था। उसी प्रकार उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण का काल आपका है 35,000। मध्य पाषाण काल ये है 12,000 और नवपाषाण का काल ये है आपका 10,000 वर्तमान से पूर्व। उसी तरह से ताम्र पाषाण जो मानी जाती है वो है 6,000 वर्ष पूर्व और हड़प्पा सभ्यता आपका जो है वो है 2600 ईस्वी पूर्व। उसके बाद है आपका आरंभिक लोह काल या महापाषाण सावधान काल, वो है 1000 ईसा पूर्व। 1000 ईसा पूर्व ये है आपका महापाषाण सावधान काल या आरंभिक लोह काल। और उसके बाद है आरंभिक ऐतिहासिक काल, जहाँ से आप इतिहास को पढ़ना शुरू करते हैं, वो है वर्तमान से पूर्व जो है 600 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी पूर्व। ये आपका जो है काल रेखा है, जिसको याद कर लेने से आपको उत्तर देने में परीक्षा में आसानी होगी और बिल्कुल ही सही आंसर को आप उत्तर कर पाएंगे। तो इस प्रकार से मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो अगला जो आपका जो वीडियो होगा वो भी एनसीईआरटी से संबंधित होगा और 12वीं क्लास के एनसीईआरटी इतिहास का भाग 1 का ही अंश होगा, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित होगा। मिलते हैं, धन्यवाद।